हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम यू ऑल इन माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल 370 के प्रोविजंस को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे हुआ था और उसमें क्या क्या प्रोविजंस डाले गए थे, उन प्रोविजंस का क्या बेसिक मतलब होता है, इन सारी चीज़ों से हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी मैं डिस्कस करूँगी कि आर्टिकल 370 को किस तरीके से हटाया गया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आर्टिकल 370 कैसे आया, कैसे इंडिया फॉर्म हुआ, अगर ये चीज़ आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लीजिए, एक बार वो देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइएगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं कि इन सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से हुई थी। पार्लियामेंट की पावर की अगर मैं बात करूं तो हर एक देश या हर एक नेशन के जो भी लेजिस्लेचर्स होते हैं उनके पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि वो अपने देश के लिए स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और साथ ही साथ सेंट्रल लिस्ट, इन तीनों लिस्ट के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर लॉ बना सकते हैं। इस चीज़ का राइट जनरली पार्लियामेंट के पास होता है। लेकिन आर्टिकल 370 के चलते क्या हुआ, जब एसोनेशन साइन किया गया उस टाइम पे ये डिसाइड किया गया था कि सेंट्रल और जो कंकरेंट लिस्ट के जो मैटर्स है वो इंडिया डिसाइड करेगी। इसीलिए जम्मू कश्मीर की जो लेजिस्लेचर है वो बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो बात ये आती है फिर जम्मू कश्मीर किन मैटर्स के ऊपर बना सकती है। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों के ऊपर जो है वो लॉ बना सकती है। जहाँ पे बात आती है सेंट्रल की या फिर कंकरेंट लिस्ट की, तो उस चीज़ पे बहुत रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है और उस चीज़ पे जो है लॉ नहीं बनाया जा सकता। ये एसोनेशन में डिसाइड हुआ था। सो बेसिकली 31 मैटर्स पे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर जो है अपना लेजिस्लेचर के अकॉर्डिंग लॉज बनाती है। लेकिन बाकी के जो मैटर्स है उन चीज़ों पे अगर लॉ बनाना चाहती है तो वो उसको पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही बाकी के लॉज वो बना पाएगी। पहले इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जनरली क्या होता है, जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो ऑटोमेटिकली वो सारे देश में अप्लाई हो जाता है और सारे देशवासियों को उस चीज़ को मानना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली जनरल रूल होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, कि सबसे पहले पार्लियामेंट लॉ बनाती है। पार्लियामेंट लॉ बनाने के बाद उस लॉ को स्टेट असेंबली में जाना पड़ता है। जब स्टेट असेंबली उसको पास कर देती है, रेटिफाई कर देती है, उसके बाद ही जम्मू कश्मीर में उस लॉ को एप्लीकेबल किया जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन की, वो रेक्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है, दिस इज डन बिकॉज ऑफ द आर्टिकल 370 ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। 370 की वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं उसी वजह से क्या हो रहा है, ये रेक्टिफाई वाली चीज़ जो है वो सामने आती है और इस चीज़ से डील करना रहता है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे लॉज हैं जो आर्टिकल 370 के साथ साथ वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कौन से लॉज अप्लाई होंगे, तो सबसे पहले आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 तो अप्लाई होंगे ही होंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 जो है वो वहां पे अप्लाई होगा, जिसको टाइम में एक बार चेक किया जाएगा और इस ऑर्डर में जितने भी लॉज मेंशन होंगे उन सारे लॉज जो है वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल किए जाएंगे। तो छोड़ के किसी और तरीके के जो भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जो है आर्टिकल 370 हाउ इट सीज टू एग्जिस्ट, यानी कि इसको किस तरीके से हटाया जाएगा। आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 ये बोलता है कि ये जो आर्टिकल 370 है उसको टेम्पररी प्रोविजन था, इसीलिए इसको एब्रोगेट किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे हटाएंगे, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एक नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसके तहत इस आर्टिकल 370 को जो है वो हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आके ये खड़ी हुई कि 1957 में जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई थी। उसके बाद से कभी भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वहाँ पे नहीं लगी, इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी ये आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर। अब बात करते हैं आर्टिकल 35A की। तो यहाँ पे गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में एक ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था। उसके चलते कश्मीर को जो है वो एक प्रिंसी स्टेट की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा था। अब गुलाब सिंह कौन थे, गुलाब सिंह जो थे वो हरी सिंह के दादाजी थे। अब प्रिंसी स्टेट जो है इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, अगर प्रिंसी स्टेट हो या ना हो, तो
तो इससे ये डिफरेंस आता है कि जो प्रिंसेस के स्टेट थे वो स्टेट सब्जेक्ट कंसिडर किए जाते थे और जो ब्रिटिश इंडिया में रहते थे वो ब्रिटिश कॉलोनियल सब्जेक्ट्स में कंसिडर किए जाते थे। अब जब ये जम्मू एंड कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट्स थे उनको एक प्रोविजंस में लाया गया था और ये प्रोविजन जो है वो बेसिकली बनाया गया था बिटवीन 1912 से 1932 के बीच में। 1927 के ऑर्डर से ये भी लाया गया कि वहाँ की जो ऑफिशियल जॉब्स हो गई, गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, या फिर लैंड को यूज़ करने की बात आई, लैंड की ओनरशिप की बात आई, तो ये सारे राइट्स सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए अवेलेबल होगा, यानी सिर्फ कश्मीर के लिए अवेलेबल होगा। नॉन कश्मीर्स को ये सारे राइट्स जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। अब इनका खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, साथ ही साथ इनका खुद का एक फ्लैग था और ये एडॉप्ट किया गया था 17 नवंबर 1956 में। अब जब आर्टिकल 370 की बात आई उस टाइम पे क्या हो रहा था कि वजह से क्या हुआ, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर और वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्ट्स है उन चीज़ों को लेते हुए एक अलग ट्रीटमेंट उनको अफोर्ड किया जाए। अब जो दिल्ली एग्रीमेंट हुआ था जिसके चलते आर्टिकल 370 आया था। अब आर्टिकल 370 आने के साथ ही दूसरे ही दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आर्टिकल 35A को इंट्रोड्यूस कर दिया ऑन द डेट ऑफ 14 मई 1954 विद द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसके चलते वहाँ के जो स्टेट सब्जेक्ट्स है वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ जम्मू कश्मीर को ही दिया जा रहा था और जो परमानेंट रेसिडेंस वहाँ पे नहीं थे उनको ये सारे राइट्स, स्टेट सब्जेक्ट के जो राइट्स है वो राइट्स उनको प्रोवाइडेड नहीं थी। इवन 35A के चलते अगर दूसरे लोगों को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हैम्पर हो रहा है कि वो राइट्स उनको नहीं मिल रही है, इक्वालिटी नहीं हो रही है, इसके चलते 35A को हटाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि आर्टिकल 35A खुद ये बोलता है कि आर्टिकल 35A किसी भी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं करेगा, विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 35A खुद ये चीज बोलता है, इसीलिए आर्टिकल 35A को जो है वो अलग रखा गया है। अब बात ये उठती है कि कौन से ऐसे प्रोविजंस है जो जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंसेस को मिलती है। कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 17 नवंबर 1954 से अडॉप्ट किया गया, जिसमें ये बोला गया, ये भी मेंशन किया गया कि परमानेंट रेसिडेंस कौन होंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया कि परमानेंट रेसिडेंस वो होंगे जो या तो इंस्टेंटली 17 नवंबर 1954 से वहाँ रह रहे हो या फिर वो लोग जो पिछले 10 साल से वहाँ रह रहे हो। इन दोनों कंडीशंस में उन लोगों को परमानेंट रेसिडेंस माना जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि लीगली वहाँ की प्रॉपर्टी को एक्वायर किए वो वहाँ की प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो परमानेंट रेसिडेंस की डेफिनेशन है वो बाद में चेंज भी किया जा सकता है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अब आज की बात करते हैं। अब आज क्या, अब अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर एप्लीकेशन ऑर्डर 1954, इस ऑर्डर को चेंज किया गया 5 अगस्त 2019 में। रामनाथ कोविंद जी ने आर्टिकल 370 सब क्लॉज 1 के तहत अपने पावर्स को यूज किए और यूज करते हुए इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को चेंज किया और दूसरा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इशू कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, जिसने 1954 के ऑर्डर को सीज कर दिया, ओवरराइड कर दिया 2019 के ऑर्डर से। 2019 के ऑर्डर से अमित शाह जी ने दो ऑर्डर्स जो है वो रिलीज की थी। पहला था के चलते अमित शाह जी ने क्या किया, 2 रिजोल्यूशन पास किया। पहला था कि आर्टिकल 370 को सीज करना और दूसरा रीऑर्गेनाइजेशन बिल को इंट्रोड्यूस करना, जम्मू एंड कश्मीर के लिए रीऑर्गेनाइजेशन बिल को इंट्रोड्यूस करना। अब जो है 370 और 35A को पूरी तरीके से एब्रोगेट कर दिया गया है। 5 अगस्त 2020 में पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है इसको, यानी कि अब जम्मू एंड कश्मीर में भी वो सारी चीज़ें अप्लाई की जाएगी जो कि इंडिया में अप्लाई हो रहा है। अब वहाँ की भी प्रॉपर्टी सेल या फिर बाय किया जा सकता है, नॉन कश्मीर्स को भी, साथ ही साथ वहाँ पे भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। दैट मीन्स कि वहाँ पे प्रोग्रेस होगा। अब जो है कश्मीर में भी प्रोग्रेस होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है
कि क्या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन है जो किसी देश की इकोनॉमी या फिर उस देश को प्रोग्रेस करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, या हम सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है, या फिर किसी और तरीके की चीज़ें हैं जिनको हम अप्लाई करके वहाँ पे प्रोग्रेस किया जा सकता है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वैसे ये डेमोक्रेसी है यहाँ पे, सो हम अपने व्यूज़ ज़रूर रख सकते हैं। तो ये मेरा व्यू था कि आई होप कि आपको जो है क्लियर हो गई हैं चीज़ें अब। और हाँ, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।